सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और जराइम की दुनिया की दिल दहला देने वाली कहानी जिसका नाम है हीरे का जिगर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बस करो आयशा, जैसे चक्की की घुमर घुमर से आवाज उभरी हो। ये लो 10 रुपए। क्यों फूल जैसा मुखड़ा सत्यानाश कर लिया है? औरत ने चौंक कर देखा। मोटा भद्दा सा व्यापारी उसके सर पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। औरत ने पहले उसके नोट को फिर व्यापारी को देखा। व्यापारी ने बढ़कर उसे उठाया और बाजुओं में जकड़ लिया। बंद गोदाम में हवस और आबरू की जंग शुरू हो गई। थकी हारी औरत की आहो बका सुनने वाला कोई नहीं था। वो पहले ही जली भुनी हुई थी। व्यापारी की दस्त दराजी पर सरापाई शोला बन गई। उसने ऐसा धक्का दिया कि वो लड़खड़ा कर पीछे हटा। पीछे चक्की थी जिसकी ठोकर से व्यापारी अपने फूले हुए जिस्म को संभाल न सका और चक्की पर गिर पड़ा। औरत के कान में जैसे किसी ने कह दिया हो कि यही है वो जिसने तेरे खाविंद को कैद कर रखा है। उसने सिल उठा ली। व्यापारी अपना बोझल जिस्म चक्की से उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि पत्थर की वजनी सिल जिस पर पपीते की बीज पीस कर पिसी हुई काली मिर्च में मिलाए जाते थे उसके सर पर पड़ी। खोपड़ी से खून का धारा फूटा और फिर व्यापारी उठ न सका। मिर्चों की चक्की रुक गई और कानून की चक्की के दो मुहीब पत्थर तेजी से घूमने लगे। बेबस औरत बहुत रोई, बहुत चीखी, लेकिन मकतूल के लवाहिकीन के यहाँ बेअंत पैसा था। उन्होंने दर्जन भर गवाह खरीद लिए थे। औरत का सिर्फ मासूम बेटा था जो कभी जेल के बाहर कभी अदालत के बरामदे में रो रो कर हलकान हो रहा था। बाप पहले ही जेल में बंद था, माँ भी जेल में बंद कर दी गई। लड़के के बाप को जेल में इस हादसे की खबर मिली तो उस पर खामोशी तारी हो गई। दिन रात खलाओं में तकता रहता, कुड़ता रहता, सोता था ना कुछ खाता था या ज़ारो कतार रोने लगता था। उन्हीं दिनों टीपू 1 साल की सजा भुगत रहा था। लड़के के बाप ने उसे जेल में कई बार अपनी दास्ताने गम सुनाई थी और उसे बताया था कि उसका एक ही बच्चा है जो मालूम नहीं किस हाल में जी रहा होगा। जराइम पेशा लोग जब जेल में जाते हैं तो वो सजा से डर कर जराइम से तौबा नहीं करते, बल्कि वहां नो आमोजों को तरबियत देते और आराम करते हैं। उन्हें अलग नहीं रखा जाता बल्कि उन कैदियों के साथ रखा जाता और रात को उन्हीं के साथ बंद किया जाता है जो भूले भटके कोई जुर्म कर बैठते हैं या उस लड़के के बाप की तरह लड़ाई झगड़े के मुजरिम होते हैं। उनसे इत्तफाकिया जुर्म का इर्तकाब हो जाता है। वो पेशावर नहीं होते। उनमें लड़के के बाप की तरह वो अफराद भी होते हैं जो पास पल्ले ना होने की वजह से बेइंसाफी का शिकार होते हैं। वो कानून और सोसाइटी के खिलाफ भड़के हुए होते हैं। उनमें इंतकामी जज्बा पैदा हो जाता है जो अकल और होश पर गालिब आ जाता है। उनकी हालत लाल गरम लोहे की सी होती है जिसे जरबों से किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। जराइम पेशा लोग और उनके साथी ऐसे ही कैदियों को तलाश में रहते हैं। वो लाल गरम लोहे को अपने सांचे में ढाल लेते हैं। उस लड़के के बाप जैसे कैदियों को जराइम की तरबियत देकर उन्हें अपने गिरोहों में शामिल कर लेते हैं और यूं जराइम और जराइम पेशा मखलूक में इजाफा होता रहता है। जेदे के साथी टीपू ने उस आदमी की बेपता हमदर्दी से सुनी और जब उसे पता चला कि उस आदमी का एक कमसिन बेटा भी है तो वो उसका और ज्यादा हमदर्द बन गया। ये लोग ऐसे लड़कों की तलाश में रहते थे। एक रोज जेदा टीपू से मिलने जेल गया तो टीपू ने उस लड़के के मुतालिक उसे बताया कि उसका बाप भी जेल में है और माँ भी। जेदा तो ऐसे लड़कों की तलाश में रहता था। वो टीपू से मिलकर रिसाला लाइन की झुग्गियों में गया। झुग्गी तो मिल गई, लड़का ना मिला। झुग्गियों वालों ने बताया कि लड़का अक्सर गायब रहता है या उन गलियों में रोता फिरता है। जेदे ने अपने 2 आदमी उसकी तलाश पर लगा दिए। एक तो लड़के के बाप का मुकदमा था जो 1 साल से फाइलों में पड़ा था। दूसरे उसकी मां का केस जो छठे महीने ही सेशन सपुर्द हो गया और 8वें महीने उसे 14 साल सजाए कैद सुना दी गई। उस वक्त तक बाप कुड़ कुड़ कर हड्डियों का ढांचा रह गया था। जब उसने अपनी बीवी का फैसला सुना तो उसे खून की कै आई और चंद रोज के बाद वो अपने केस का फैसला सुनने से पहले ही मर गया। चंद रोज के बाद टीपू अपनी कैद पूरी करके निकला तो उसने जेदे को लड़के के बाप की मौत की खबर सुनाई। जेदा लड़के की तलाश में और ज्यादा बेताब हो गया।
आखिर एक रोज वो उसे मिल ही गया। 9-10 बरस की उम्र का भोला भाला सा बच्चा वीरान झुग्गी में बैठा हिचकियां ले ले कर रो रहा था। जेदे ने बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और उसे सीने से लगा लिया। जेदा पहला इंसान था जिसने इस भयानक अरसे में उसे सीने से लगाया था। बच्चा यूं जेदे से चिपक गया जैसे उसे तपती रेत से उठाकर किसी ने यख कमरे में ला बिठाया हो। जेदा उसे मकान में ले आया, उसे नहलाया, दूध पिलाया और उसे अपने प्यार में जज्ब कर लिया। रात की तन्हाई थी, बच्चा फर्श पर बिछे बिस्तर पर बैठा ऊँघ रहा था और जेदा उसके पास बैठा उसे यूं देख रहा था जैसे उसके गोल मटोल प्यारे प्यारे खदोखाल में अपना बचपन देख रहा हो। उसके सीने से आह निकल गई। जेदे ने सरगोशी में कहा, सो जा नन्हे, तेरी ही उम्र में मेरे भी माँ बाप छिन गए थे। मैं भी गलियों में रोता फिरता था। मुझे भी एक जेब कतरे ने सीने से लगाया था। तुझे भी एक जेब कतरे ने गोदी उठाया है। आज मैं सुखी हूं, कल तू भी सुखी रहेगा। तू मेरा बच्चा है नन्हे, सो जा। बच्चा कुछ भी ना सुन सका, वो तो सो चुका था। ये 5 बरस पहले की एक रात थी। जेदा मलूल हो गया था और विस्की की आधी बोतल पी गया था। थोड़े ही दिनों में बच्चा जेदे से घुल मिल गया था और उसी के साथ रहने लगा था और उसकी झुग्गी जेदे के 3-4 बालकों ने संभाल ली थी। और उस वक्त जब जेदे ने उसे अपना बेटा बना लिया था, उसके बाप की लाश एक मेडिकल कॉलेज में पड़ी थी। जेल वालों ने उसकी लाश लावारिस करार देकर मेडिकल कॉलेज को दे दी थी, जो चीरी फाड़ी हुई थी और एक मेज पर पड़ी थी। उसके इर्द गिर्द तुलबा और तालिबात खड़ी थी और एक प्रोफेसर उन्हें लाश के अंदरूनी हिस्से दिखा रहा था। ये लाश हमें जेल से मिली है, प्रोफेसर ने सबक पूरा करके अजराह मजाक कहा। ये कोई मुजरिम था, खोटा सिक्का था, लेकिन देखो तुम्हारे लिए कितना कीमती साबित हुआ है। हम इसका गोश्त पोस्त अलग करके हड्डियों का ढांचा शोकेस में रखेंगे, फिर ये तुम्हारी आइंदा नस्लों के भी काम आएगा। आज 5 बरस के बाद लड़का जेदे के गिरोह के 9 उम्र लड़कों में सबसे ज्यादा तेज लड़का था। जेदे ने उसे घर भेदी की ट्रेनिंग दी थी और उसे कई कोठियों में मुलाजिम रखवा कर उसकी मुखबरी और रहनुमाई में डाके डाले थे। इसके अलावा जेदे ने उसे जेब तराशी में इस कदर ताक कर दिया था कि 5 बरसों में वो एक बार भी गिरफ्तार नहीं हुआ था। आज दिन का पिछला पहर था। जेदा पलंग पर लेटा हुआ था। नाज दूसरे कमरे में सुस्ता रही थी कि वो लड़का कमरे में दाखिल हुआ। आ पठे, जेदे ने मुस्कुरा कर कहा। उस्ताद, लड़के ने जेदे के पास बैठकर पूछा, जैकब लाइन के अड्डे का तुम्हें पता है? जेदे ने कहा, वहां तो कोई अड्डा नहीं। उस्ताद है, मैं 5-6 रोज से देख रहा हूं। कराची का कौन सा अड्डा है जो मुझसे पोशीदा है? जेदे ने कहा। वो बशीरे का इलाका है और उसकी तमाम जगहों को मैं जानता हूं। तुम क्या देख आए हो? जैकब लाइन की झुग्गियों के साथ नए क्वार्टर है ना? लड़के ने बताया। एक क्वार्टर में एक बुड्ढा रहता है, इतनी लंबी सफेद दाढ़ी, शायद अकेला रहता है। रात उसके यहाँ रंडियां आती हैं और वहां देर तक गाना बजाना लगा रहता है। बुढ़ा सितार बजाता है, हारमोनियम भी बजाता है। मैं 5-6 रोज से देख रहा हूँ। जापानी रोड वाली शमीम और ताजी, आगरे वाली और 3-4 नई लड़कियां अक्सर शाम में आती हैं। तमाशबीन भी आते हैं। नहीं, लड़के ने कहा, बुढ़े के सिवा और कोई मर्द नहीं होता। वो एक एक करके आती हैं, बारी बारी चली जाती हैं। पर है वो अड्डा उस्ताद। बशीरे को कभी देखा है वहां? जेदे ने पूछा। कभी नहीं, लड़के ने कहा। हो सकता है बशीरे को इल्म ही ना हो कि उसके इलाके में किसी और ने खुफिया अड्डा खोल रखा है। जेदा गहरी सोच में डूब गया। कराची का कौन सा कोहबा खाना या जुएबाजी का अड्डा उससे पोशीदा था? वो कराची के एक एक पिंप को जानता था। शहर या मजाफाती नई बस्तियों में कहीं भी डाका पड़े, जेदे को मालूम होता था कि किस पार्टी की वारदात है और माल कहाँ है। आज जब लड़के ने उसे जैकब लाइंस के अड्डे की खबर सुनाई तो उसने जहन पर बहुत जोर दिया, लेकिन उसे ऐसा कोई अड्डा याद ना आया। लड़के ने जिस शमीम और ताजी आगरे वाली के नाम लिए थे, वो कराची की तरादार रंडियां थीं। वो तो बहुत ऊंचे गाहकों की फरमाइशी चीजें थीं, गाती नाचती भी थीं और बाहर भी जाती थी। जैकब लाइंस का इलाका एक और उस्ताद बशीरे का था, जो जेदे की टक्कर का उस्ताद था। जेदे ने चाहा कि बशीरे से बात करे, लेकिन सोचा पहले देख तो ले कि वो बुढ़ा कौन है। लड़के को शायद गलती लगी हो। उसे यह भी मालूम था कि बशीरे का शमीम और ताजी के साथ दूर का भी ताल्लुक नहीं। उनके अपने पिंप बड़े घाघ थे।
उन्हें किसी उस्ताद की सरपरस्ती की जरूरत ही नहीं थी। मुझे क्वार्टर बताओ, जेदे ने लड़के से कहा। मैं रात को जाकर देखूंगा। रात का पहला पहर था। जेदा उस क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ा कुछ सोच रहा था। दरवाजा खुला, जेदा जरा हटकर टहलने लगा। एक औरत बाहर निकली। गली के अंधेरे में जेदा उसे पहचान न सका। वो दूर निकल गई तो जेदा क्वार्टर में दाखिल हो गया, सहन अबूर किया और बरामदे में रुक गया। उसे ख्याल आया कि कोई पर्दादार घर ही ना हो, लेकिन उसे मान ये याद आ गया कि वो कौन सा शरीफ आदमी है, डाकू ही तो है। कमरे से सितार का धीमा धीमा आलाप उठने लगा। किसी पक्के राग का आलाप था और तारों पर फिरती उंगलियां किसी उस्ताद की थीं। जेदा जैसे खिंचा हुआ कमरे के दरवाजे में जा खड़ा हुआ। कमरे में दरी पर एक बूढ़ा बैठा सितार बजा रहा था। उम्र कमोबेश 70 बरस, दाढ़ी और सर के लांबे लांबे बाल दूध की तरह सफेद थे, और वो आलाप में यूं खोया हुआ था जैसे जिंदगी का अजीम तरीन और आखिरी नगमा तख्लीक कर रहा हो। जेदा दरवाजे में ही खड़ा रहा। शायद वो भी उस्ताद के नगमे में खो चला था और बूढ़े को जैसे उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं था। बूढ़े ने बेख्याली में जेदे को देखा, मगर अलाप ही में महव रहा। फिर जैसे तारों के मुतरन्नम और इर्ताश से ही आवाज आई हो, आओ बेटा बैठो। जेदा 2 कदम आगे बढ़ा, मगर खड़ा ही रहा। बूढ़े का चेहरा नूरानी था। सफेद रेशम के बारीक और चमकीले तारों जैसी दाढ़ी चेहरे के नूर में और इजाफा कर रही थी। जेदे ने उसके चेहरे के एक एक नक्श और एक एक खत और एक एक झुर्री को बड़े ही गौर से देखा, लेकिन उसे कहीं जुर्म और गुनाह की हल्की सी भी परछाई नजर न आई। कमरे में फैलता हुआ तारों का तरन्नुम तलिस्म की तरह जेदे को अपने आप में तहलील करता जा रहा था, और वो भूलता जा रहा था कि यहाँ क्यों आया हूं और मैं हूं क्या। बैठो ना बेटा, बुढ़े ने सितार से नजरें हटाए बगैर एक बार फिर कहा। खड़े क्यों हो? बुढ़े की आवाज में भी मौसीकी थी, और बेटा का लफ्ज जैसे उसके सीने की किसी अमीक तह से उभरा था। जेदा उस लफ्ज की बेसाख्तगी और खलूस को महसूस किए बगैर न रह सका। वो यूं आगे बढ़कर दरी पर बैठ गया जैसे बुढ़े ने उसे जादू के जोर से बिठा लिया हो। एक चीज में उलझ गया था। बुढ़े ने सितार पर उंगली फेरते जैसे अपने आप से कहा हो, उंगलियां बुढ़िया गई हैं ना, अब तो अंग भी छोड़ जाती हैं। और बुढ़े ने सितार उतार दी, फिर खुलकर मुस्कुराया और बोला, कैसे आए बेटा? सितार बजते सुनी तो बिना पूछे घुस आया। जेदे ने कहा, तो अच्छा किया ना जो घुस आए। बुढ़ा हंस पड़ा। कौन आता है बुड्ढे की कुटिया में? वक्त इन तारों को छेड़ते गुजर जाता है। कौन आता है? यहाँ अभी अभी बच्चियों ने जरा रौनक लगाई थी। कल शाम तक यूं ही तन्हाई में पड़ा रहूंगा। बुड्ढा फिर हंस दिया। बच्चियां? जेदे ने मुस्कुराकर कहा, बड़े मियाँ, वो तो नाचने गाने वालियां हैं और पैसा कमाती हैं, और जो तुम्हारे पास आती हैं वो तो रंडियां हैं। होंगी, बुढ़े ने संजीदा सी मुस्कुराहट से कहा, लेकिन मेरी कुटिया में वो मेरी बच्चियां हैं। रंडियां वहां होंगी जहां नाचती और गाती हैं। तुम उन्हें कैसे जानते हो बेटा? बस जानता हूं। जेदे के लहजे में बौखलाहट सी थी। बोला, तुम्हारे पास क्यों आती हैं? गाना सीखने, बुढ़े ने कहा, और यूं इधर उधर देखा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उठा और दूसरे कमरे में चला गया। इधर ही आ जाओ बेटा, दूसरे कमरे से आवाज सुनाई दी। जेदा दूसरे कमरे में चला गया। उस कमरे में 2-3 ट्रंक रखे थे, एक पलंग बिछा था और एक मेज थी जिस पर चाय के बर्तन, देगची और चंद और बर्तन रखे थे। एक कोने में तबलों की जोड़ी और हारमोनियम पड़ा था। बुढ़ा मेज पर रखी देगची का ढकना खोल कर देख रहा था। क्या कहा था तुमने? यहाँ क्यों आए थे? बुढ़े ने जेदे की तरफ देखे बगैर पूछा। सितार की आवाज सुनी थी। जेदे ने यूं कहा जैसे कहना कुछ और चाहता था। खाली खाली सी लहजे में बोला, सोचा तुम मान गए तो एक आध राग सुनूंगा। सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। बुढ़ा देगची उठाए बाहर निकल रहा था। बरामदे में जाके बोला, इधर ही आजा बेटा। जेदा बाहर गया तो देखा कि बुढ़ा चूल्हे में छोटी छोटी लकड़ियां रख रहा था। हर राग बजा लेता हूँ बेटा। बुढ़े ने दिया सलाई जलाई और कहा, पर तानसेन वाला वो राग ना आया जिससे सुना है कि आग लग जाती थी। देखो ना, चूल्हा जलाते वक्त बड़ी दिक्कत होती है। लकड़ियां हैं कि जलने का नाम नहीं लेती। तुम अकेले रहते हो यहाँ? अकेला। बच्चे नहीं हैं? बुड्ढे ने चूल्हे में फूंक मार कर कहा, अपना कोई नहीं। वैसे जो भी आता है अपना ही बच्चा होता है। तुम भी मेरे बच्चे हो। जेदे को बुढ़े पर तरस आने लगा। वो आगे बढ़ा और आग जलाने लगा, लेकिन लकड़ियां जल ही नहीं रही थीं। फूंके मार मार कर उसकी नाक और मुंह से पानी बहने लगा।
बूढ़े ने बड़ा जानदार कहकहा लगाया और जेदे को परे हटाकर लकड़ियों तले कागज रखे और आग लगाई। जरा सी देर के बाद चूल्हा जल उठा। जेदा आंखें मल रहा था। बूढ़े ने सालन की देगची चूल्हे पर रखी और जेदे से कहा, दोपहर को पकाया था, बहुत बच गया है, हम दोनों के लिए काफी है। मैं रोटियां उठा लाता हूं, उन्हें भी गर्म कर लेते हैं, तुम जरा चमचा हिलाते रहना। और जेदा मासूम से बरखुरदार बच्चे की तरह चुपचाप चमचा हिलाने बैठ गया। चूल्हे से धुआं उठ रहा था और जेदे की आंखों को लग रहा था, लेकिन अब उसे धुएं की चुभन से ऐसी लज्जत महसूस होने लगी जो नई और अनोखी नहीं थी। बहुत ही पुरानी धुंधली धुंधली याद की तरह उसके जहन में महफूज थी। चूल्हे की तपिश और धुएं ने जेदे की दाखिली दुनिया से वो पर्दा उठा दिया जो बरसों गुजरे गिर पड़ा था, और जेदे की नजरों से चूल्हे चौके की दुनिया हमेशा के लिए रूपोश हो गई थी। उस पर्दे ने जेदे की नजरों से बसे रस्ते बसते आंगन की रौनकें और बावर्ची खाने में बजते बर्तनों का जल तरंग छुपा लिया था। उन लोरियों की तान ही तोड़ दी थी उस पर्दे ने, जो आज भी जेदे के गिर्द फैलते धुएं में मंडला रही थी, बुझी बुझी सी मुतरन्नम गूंज की तरह। जब उसने देगची में चमचा हिलाया तो चमचा देगची के किनारों से टकराने लगा और लतीफ सी टन टन जेदे की हस्ती में यूं बजने लगी जैसे किसी इबादत गाह में पुजारी घंटियां बजा रहे हों और सारी कायनात इबादत गाह की दहलीज पर सजदा रेज हो गई हो। एक तकद्दुस सा, प्यारा सा और रूहानी सा एक करार जेदे को बेखुद करने लगा, और वो बेखुद हो ही गया। गिरदोपेश को भूल गया और उस पर वही तिलिस्म तारी होने लगा जो उस रात तारी हुआ था जब नाज ने उसके सामने चाय की प्याली रखी थी। उस रात तो वो भाग गया था और शिमी के यहाँ जा पहुंचा था, मगर आज वो भाग ना सका, ना भागने की कोशिश की। उसकी जज्बाती कैफियत उस बेबस बीवी की सी हो गई जिसे खामिन से बेपनाह प्यार हो और वो खामिन से दिल खोलकर प्यार भरी बातें करने को बेताब हो, मगर खामिन उसके साथ बात करने से भी बेजार हो। वो भाग जाना चाहती हो लेकिन ना भागने में ही और उसी खामिन के कदमों में ही सर रखने ही में उसकी रूह को करार मिलता हो। जेदा तिलिस्माती दुनिया में तहलील हो गया। सालन गर्म हो गया और रोटियां भी गर्म हो गईं। फर्शी दरी पर दस्तरखान भी बिछ गया। बुढ़े ने जेदे को खाने पर बिठा लिया और जेदे के गिर्द मुतरन्नम सी एक बुढ़ियाई हुई आवाज, बड़ी ही प्यारी, प्यार से लबरेज मंडलाने लगी। बेटा, बेटा, खाओ बेटा, आया करो ना बेटा, तुम कहीं नौकर चाकर हो बेटा? बूढ़े मौसीकार ने पूछा। करते क्या हो? जेबें काटता हूं अब्बा जान, बेखुदी के आलम में जेदे के मुंह से निकल गया और तिलिस्म टूट गया। उसके अपने मुंह से निकले हुए अब्बा जान के दो लफ्जों ने तिलिस्म तोड़ दिया। भौचाल के शदीद झटके आने लगे। जेदे को जैसे किसी ने हसीन ख्वाबगाह से झंझोड़ कर जगा दिया हो। उसने चौंक कर गिरदो पेश को देखा। सामने दस्तरखान बिछा था जिस पर रोटियों के टुकड़े और खाली प्लेटें रखी थीं। परे इस्तार पड़ी थी। सामने बूढ़ा बैठा मुस्कुरा रहा था। जेदे ने फटी फटी नजरों से हर चीज को देखा और उसे यूं लगा जैसे हर चीज उस पर तंज कर रही हो। किसे कहा था अब्बा जान? कहाँ हैं तेरे अब्बा जान? बाप कहाँ है तुम्हारा? जेदा, जेब कतरा, अठाई गिरा, डकैत, खुमार यक बारगी उतर गया। स्याह पर्दा गिर पड़ा और जेदे ने जिस किसी को बेखुदी में अब्बा जान कहा था वो पर्दे के अकब में रूपोश हो गया। वो उठ खड़ा हुआ, बुढ़े को देखा और दूसरे लम्हे में वो एक ही जस्त में कमरे से बाहर निकल गया। बुढ़े ने आवाज दी, कहाँ चले बेटा, सुनो तो। लेकिन जेदा सहन भी फलांग गया था। बुढ़े ने फिर पुकारा लेकिन बाहर का दरवाजा धमाके से बंद हुआ और जेदा कराची की पुरस्रार रात में जज्ब हो गया। बूढ़े मौसीकार के घर से तो जेदा बहुत तेजी से निकला था, लेकिन सड़क पर जाकर उसके कदम रुकने लगे। फिर वो रुक ही गया। इधर उधर देखा, वो बंदर रोड के फुटपाथ पर खड़ा था। बसें, विक्टोरिया, टैक्सियां और रक्षा गुजरते जा रहे थे, लेकिन उसने किसी को ना रोका, पैदल ही चल पड़ा। उसके कदमों में हर रोज वाली तेजी और चाल में हर रोज वाला जरूरीपन नहीं था। सर झुका हुआ था जैसे जमीर ने आज पहली बार बोझ उठाया हो या पहली बार बोझ महसूस किया हो। उसके दिल में कांटा सा उतर गया था जिसकी खलिश में तलखी भी थी, मिठास भी थी। वो खारा दर से गुजर रहा था। पुलिस का एक कांस्टेबल पान वाले की दुकान के सामने बेंच पर उकड़ू बैठा सिगरेट पी रहा था। उसने जेदे को आते देखा तो उठ खड़ा हुआ। चंद ही दिन गुजरे इस इलाके में जेदे का एक छोकरा जेब काटते मौके पर ही पकड़ा गया था। ये कांस्टेबल ड्यूटी पर था। उसने छोकरे को बड़ी सफाई से
ہجوم سے غائب کر دیا تھا۔ کانسٹیبل کو تو توقع تھی کہ جیدہ رکے گا، دو چار باتیں کرے گا، علاقے کا حال احوال پوچھے گا اور چلتے چلتے مٹھی میں 5 کا مروڑا ہوا نوٹ تھما جائے گا، لیکن جیدہ سر جھکائے نکل گیا۔ کانسٹیبل اس کے پیچھے ہو لیا اور چند قدم آگے جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں استاد؟ کانسٹیبل نے کہا۔ داؤ ہار آئے ہو یا کوئی مر گیا ہے؟ یوں سر جھکا رکھا ہے جیسے جنازے کے ساتھ جا رہے ہو۔ جیدہ چونکا اور رک گیا، اور اس کے منہ سے نکل ہی چلا تھا، یوں لگتا ہے دوست جیسے آج میں مر ہی گیا ہوں۔ لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا، بڑی مشکل سے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا پھیکا سا تاثر پیدا کیا اور چل پڑا، جیسے کسی نے گہری نیند سے جگا دیا ہو اور وہ کروٹ بدل کر پھر سو گیا ہو۔ وہ تو جیسے نیند میں ہی چل رہا تھا۔ سو تو نہیں گئے؟ اسے کسی نے جھنجھوڑا۔ کہاں کھو گئے؟ جیدہ چونک اٹھا، دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں پلنگ پر بیٹھا تھا۔ ناز اس کے پاس بیٹھی اسے کندھے سے آہستہ آہستہ جھنجھوڑ رہی تھی۔ جیدے کا شعور بیدار ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ ناز اسے 3 4 بار ہلا چکی ہے، لیکن اسے یہ یاد نہ آیا کہ وہ کب اور کیسے کمرے میں آ پہنچا ہے۔ اس کے اعصاب پر ابھی تک بوڑھے موسیقار کا طلسم طاری تھا، اور اس کے ذہن میں دیگچی اور چمچے کا جل ترنگ گونج رہا تھا۔ اسے تھکن محسوس ہونے لگی اور اسے یاد آنے لگا کہ وہ کراچی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پیدل چلا ہے۔ عام ذہنی کیفیت میں وہ چند قدم بھی پیدل نہ چلتا۔ اسے کوفت سی محسوس ہونے لگی کیونکہ اس نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اس کی جذباتی حالت پہلے بھی کئی بار بگڑی تھی، اور وہ چرس کا دم لگا کر یا وسکی کی آدھی بوتل پی کر سنبھل گیا تھا، مگر آج کا تو خمار ہی نرالا تھا۔ آج اسے چرس کا خیال آیا نہ شراب کا۔ جانے کس قوت یا کس کمزوری نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے ناز کو ایک بار پھر دیکھا۔ اسے ناز کی صورت بدلی بدلی سی نظر آئی۔ ناز کے ساتھ اس نے کبھی کھل کر بات نہیں کی تھی، حالانکہ وہ 9 10 مہینوں سے اس کے کمرے میں بند تھی۔ اس کے متعلق وہ اسی قدر جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس نے خریدا ہے اور کسی نہ کسی روز اسے بڑے اونچے گاہکوں کے لیے تیار کر لے گا۔ وہ ناز پر بے دریغ پیسہ خرچ کر رہا تھا، جانتا تھا کہ یہ پیسہ کاروبار میں لگ رہا ہے، جو ناز ہی کے حسن و جوانی سے 1 کے بدلے 50 کے حساب سے واپس مل جائے گا۔ لیکن آج رات اس کے دل میں ہلکا ہلکا سا احساس پیدا ہونے لگا، جیسے ناز کاروباری چیز نہیں بلکہ اس کی اپنی ملکیت ہے، اور بھٹکی ہوئی اس لڑکی کا تعلق کچھ نہ کچھ اس کے جذبات کے ساتھ ضرور ہے۔ میرا پاس بیٹھنا برا لگتا ہے تو اٹھ جاؤں؟ ناز نے اسے گم گم دیکھ کر بے چارگی سے کہا۔ جیدے نے یوں چونک کر ناز کو دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو، نہیں تو تم اٹھ گئیں تو میں کس کے پاس بیٹھوں گا؟ لیکن وہ کہہ نہ سکا، سنبھل گیا۔ پھر بھی اس نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ ناز کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ احساس بھی بیدار ہو گیا کہ وہ اس لڑکی سے روحانی سہارے کی بھیک مانگنے چلا ہے، جسے اس نے 500 روپیوں پر خرید کر اپنی دنیا میں قید کر رکھا ہے۔ انوکھے سے اس خمار میں اب تلخی سی پیدا ہونے لگی، دل پر بوجھ سا آ پڑا۔ جیدے کی اظہاریت کے ذریعے یہی تھے: جرم، جوا، شراب اور چرس، مگر آج وہ دوراہے پر کھڑا تھا۔ اسے نہ جرم کا خیال آیا، نہ جوئے کا، نہ شراب کا، نہ چرس کا۔ اس کا سر پھر جھک گیا۔ ناز نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر بڑے پیار سے اس کا سر اٹھایا۔ کیا بات ہے آج؟ ناز نے شگفتہ سی سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہارے منہ سے بو نہیں آ رہی۔ شراب، نہ چرس، نہ بھنگ، نہ افیم، آخر کیا انوکھی بات ہوئی جو اس قدر کھوئے کھوئے سے ہو؟ کیا یہ بات انوکھی نہیں کہ میرے منہ سے کوئی بو نہیں آ رہی؟ جیدے نے کھل کر کہا۔ ناز اٹھی اور دوسرے کمرے سے وسکی کی بوتل اٹھا لائی اور جیدے کے ہاتھ میں دے دی۔ جیدے نے بغیر توقف کارک نکالا اور بوتل منہ سے لگا کر کئی گھونٹ پی گیا۔ تمہیں ستار سیکھتے 1 زمانہ ہو گیا ہے، جیدے نے منہ سے بوتل ہٹا کر کہا۔ کچھ سیکھا بھی ہے؟ ناز اس روز سے بےتاب تھی کہ جیدہ کبھی اس کے پاس بیٹھے اور اسے ستار سنے جس روز اس نے ستار کا پہلا سبق لیا تھا۔ جیدے کے شوق کے پیش نظر ہی اس نے ستار سیکھنے کا تہیہ کیا تھا، لیکن مہینوں گزر گئے، جیدے نے کبھی پوچھا بھی نہ تھا کہ ناز تم نے ستار سیکھ لی ہے۔ آج جیدے نے ستار کا نام ہی لیا تو ناز نے باچھیں کھلا کر پوچھا، سنو گے؟ پسند کرو گے؟ لاؤ تو صحیح۔ ناز دوسرے کمرے سے ستار لے کر آئی تو جیدہ پلنگ پر لیٹ چکا تھا۔ ناز اس کی پائنتی پر بیٹھ گئی اور دوسرے لمحے ناز کی انگلیاں تاروں پر رینگنے لگیں۔ ناز کے استاد نے اس کی پتلی پتلی لامبی لامبی انگلیوں میں استادی کے انگ سمو دیے تھے۔
اسے معلوم تھا کہ یہ جیدے استاد کی چیز ہے۔ ناز نے شام کلیان کا آلاپ چھیڑ دیا تھا، لیکن وہ جان نہ سکی کہ اس نے جیدے کی ہستی کے اس تار کو چھیڑ دیا ہے جسے پہلے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور جس پر جیدے نے جرم و گناہ کے تاریک پردے ڈال رکھے تھے۔ کمرے میں تاروں کی ہلکی ہلکی گونج تیرنے لگی، جیسے جل پریوں کا غول شب کی خاموشی میں سمندر کی سطح پر دھیرے دھیرے گنگناتا جا رہا ہو۔ جیدے کی مستی میں بوڑھے موسیقار کا سحر جاگ اٹھا۔ اس نے کنکھیوں سے ناز کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہا، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ناز نے دیکھا کہ جیدہ گہری نیند سو رہا تھا اور اس کی پلکوں نے دو آنسو تھام رکھے تھے۔ جیدے کی آنکھ کھلی، صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ جیدے نے اس اجالے کو یوں دیکھا جیسے زندگی کی پہلی صبح کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے انگڑائی لی، پھر جمائی لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنی انگڑائی اور جمائی کو محسوس کیا۔ اسے خیال آیا شاید وہ ہر صبح اسی طرح انگڑائیاں لے کر اٹھتا ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا اور کھڑکی میں سے صبح کی سفیدی کو دیکھنے لگا۔ اسے ماحول میں تبدیلی سی محسوس ہو رہی تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ صبح کو دیکھ رہا تھا کہ ناز آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ جیدہ ناز کو یوں دیکھنے لگا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس سے پہلے ناز کاجل، پاؤڈر اور لپسٹک سے آراستہ ہو کر اس کے سامنے بیٹھی رہتی تھی، لیکن جیدے نے اس میں کبھی کوئی کشش، کوئی انوکھا پن یا کوئی ندرت نہیں دیکھی تھی۔ اور آج صبح ناز نے ابھی تک منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا تھا۔ نیند کا خمار ابھی تک پلکوں پر اونگ رہا تھا، چہرے پر شب بیداری کے آثار بھی تھے۔ پھر بھی جیدے نے اس میں جاذبیت محسوس کی۔ وہ جیسے اپنے آپ سے کہہ اٹھا ہو، یہ لڑکی میرے پاس بیٹھتی کیوں نہیں؟ میرا سر جھکا کر میرے منہ پر پانی کے چھینٹے کیوں نہیں مارتی؟ ناز اس کے سامنے بیٹھی چائے بنا رہی تھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ جیدے کی آنکھیں اس کے بکھرے بکھرے بالوں سے کھیلنے لگیں۔ وہ اپنے آپ میں ایک کشمکش میں الجھ گیا۔ وہ ایک کوشش میں مصروف ہو گیا، صرف اتنا کہنے یا اتنا نہ کہنے کی کوشش میں کہ ناز، آج تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے ہمت باندھی، لیکن اپنی ہی کسی قوت یا اپنی ہی کسی کمزوری نے اس کی ہمت پست کر دی۔ وہ سٹ پٹا اٹھا۔ ادھر ناز نے اسے گمسم دیکھ کر کہہ دیا، جیدے کیا سوچ رہے ہو؟ نیند پوری نہیں ہوئی تو ناشتہ کر کے سو جانا۔ جیدے کا انگ انگ بیدار ہو گیا۔ وہ اپنے آپ میں جھنجھلایا، لپک کر چائے کی پیالی اٹھائی اور حلق میں انڈیل دی۔ ایک ٹوسٹ اٹھا، ٹوسٹ کا ایک ہی نوالا بنا کر منہ میں پھینکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناز اسے دیکھتی رہی، پیشتر اس کے کہ وہ اسے روکتی وہ جا چکا تھا۔ وہ سمجھی شاید وہ روزمرہ کے چکر میں نکل گیا ہوگا، لیکن جیدہ کمرے سے نکلا تھا، مکان سے باہر نہیں گیا تھا۔ وہ برآمدوں میں سے ہوتا ہوا مننے اور ٹیپو کے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ شام تک نہ جاگنے کے ارادے سے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ یہ جیدے کی اپنی دنیا تھی جہاں اس کی حکمرانی تھی، جہاں کوئی ذہنی کشمکش نہیں تھی، جہاں کوئی جذبات نہیں تھے، کوئی بڈھا موسیقار نہیں تھا، جہاں بستے گھر کے چولہے کا دھواں اور برتنوں کا جل ترنگ نہیں تھا۔ اس کی دنیا میں کوئی نغمہ، کوئی ساز نہیں تھا، اور اس زمین دوز دنیا میں کوئی دوراہا نہیں تھا۔ اس نے گرد آلود فرش پر کمبل بچھایا، لیٹ گیا اور لیٹتے ہی سو گیا، اور ایک ثانیے میں پیار اور نغموں کی دنیا سے نکل بھاگا۔ ناز کو معلوم نہ ہو سکا کہ جیدہ ساتھ والے کمرے میں گم ہو گیا ہے۔ وہ اس کمرے میں بہت کم جایا کرتی تھی۔ رات جب ناز لڑکے کو ساتھ لے کر استاد کے ہاں ستار کی مشق کرنے چلی گئی تو جیدے کی آنکھ کھلی۔ ابن کی بیوی نے بلا بھیجا ہے، مننے نے اسے بتایا۔ ٹیپو وہاں چلا گیا ہے اور تمہیں بلا گیا ہے۔ جیلدہ جلدی سے اٹھا، چہرے پر نکلی سیاہ داڑھی لگائی، سر پر ململ کی ٹوپی رکھی، پاجامہ نما پتلون اتار کر تنگ پاجامہ پہنا، اوپر چادر اوڑھی، پستول ناف میں اڑسا اور باہر نکل گیا۔ وہ ابن کے ہاں پہنچا تو ٹیپو کو وہاں سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ ابن کے بچے سوئے ہوئے تھے، پہلو کے کمرے کا دروازہ بند تھا، جس کے عقب سے گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ یک بارگی ہولناک آہو بکا بلند ہوئی۔ جیدہ اور ٹیپو بند دروازے پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ دونوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آہو بکا تھم گئی اور نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ جیدہ اور ٹیپو سراپا انتظار بنے بند دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور ابن کی بیوی پریشان حال اور اداس باہر آئی۔ لڑکا پیدا ہوا ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ اور زینت؟ جیدے نے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، ابن کی بیوی نے جواب دیا۔ بچہ ابھی لے جاؤں؟ جیدے نے ذرا سوچ کر پوچھا۔ ابھی؟
इब्बन की बीवी ने पूछा, मगर लेकर कहाँ जाओगे? कहीं वो कहते कहते रुक गई और उसके आंसू निकल आए। हाँ, अभी, जेदे ने कहा, मैं बच्चे को कहीं फेंकूंगा नहीं। ये बच्चा जिंदा रहेगा मेरे यहाँ, तुम्हारे यहाँ नहीं। तुम्हारी और जीनत की परेशानी आज खत्म हो गई। अब चैन आराम से रहो, बच्चा मुझे ला दो। टीपू यहाँ रहेगा, कोई जरूरत हो तो इसे कहना कि बच्चा ला दो। इब्बन की बीवी सर झुकाए चली गई और बच्चा लाकर जेदे की झोली में डाल दिया। जेदा नौजायदा बच्चे को उठाए अंधेरे में गुम हो गया और इब्बन की बीवी आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी के पास चली गई। लतीफ से झटकों ने नाज को गहरी नींद से जगा दिया। रात के 2 बज रहे थे। उसकी आंख खुली तो आंखें चुंधे आ गईं। लालटेन जल रही थी। उसने देखा, जेदा एक नौजायदा बच्चे को बाजुओं पर उठाए पलंग के पास खड़ा था। नाज घबरा कर उठ बैठी। नाज, ये लो बच्चा, जेदे ने कहा। कहाँ से उठा लाए हो ये बच्चा? नाज ने घबराहट और इस्तजाब से पूछा। ये बच्चा किसका है? तुमने कहा नहीं था कि इस घर में एक नन्हा खेले तो? ओ जेदे, नाज ने जैसे सर पीट लिया हो। बोली, खुदा ने तुझे कैसा जालिम बना दिया है। किस ममता की मारी की कोख उजाड़ दी है तुमने, जिसे अभी बच्चे की जरूरत नहीं थी। जेदे ने बच्चा नाज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह बच्चा तुम्हारा है। नाज ने झिझकते हुए बच्चे को हाथों में ले लिया और जेदे ने उसे बच्चे से मुतल्लिक सारी बात सुना दी। ओह, मुझे याद आ गया, नाज ने कहा। ये उस रात की बात है। बादल उसी रात से गायब है। वो है कहाँ? अपने किए की सजा पा गया है, जेदे ने कहा। वो जिंदा नहीं। तुमने उसे? हाँ, मैंने उसे मरवा दिया था। जेदे ने यूं कहा जैसे उसने कोई खारिश ज़दा या बावला कुत्ता मरवा दिया हो। उसके लहजे में तासुफ नहीं था, डर नहीं था, जैसे उसे मालूम ही ना हो कि कत्ल की सजा मौत है या उम्र कैद। तुमने अपने आप को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर रखा है, नाज ने कहा। पुलिस ने बादल के कत्ल की तफ्तीश तो की होगी। किस पुलिस की बात करती हो? जेदे ने पूछा। इंग्लैंड के स्कॉटलैंड यार्ड की? मैं पाकिस्तान की पुलिस की बात कर रहा हूँ। बादल की लाश पुलिस को मिली थी तो पुलिस ने सबसे पहले मुझे बुलाया था। थानेदार को मालूम था कि बादल मेरा आदमी है। मैंने उसे कहा था जाने दो, और पुलिस ने लाश वारिस करार देकर दफन कर दी या किसी मेडिकल कॉलेज को दे दी होगी। थानेदार तुमसे इतना डरता है कि? उसका एक बेटा कॉलेज में दाखिल हुआ तो बाप से कहने लगा कि कॉलेज बहुत दूर है, स्कूटर ले दो। जेदे ने कहा, थानेदार ने मुझे बताया। मैंने उसके बेटे को सेकंड हैंड स्कूटर ले दिया। इन बातों के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, नाज। उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना है। मैं इसे अपने ही बच्चे की तरह पालूंगी, जेदे। नाज के जज्बात मुर्तइश हो गए थे। बोली, यह मेरा बच्चा है, और उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। नाज, जेदे ने कहा, इस बच्चे की परवरिश और तरबियत ऐसी हो ऐसी हो जैसे जैसी मेरी नहीं हुई थी, जेदे ने दुख ज़दा लहजे में कहा। वैसी ही होगी जेदे, नाज ने कहा, लेकिन एक वादा तुम भी करो। क्या? कि अब इस कमरे की फिजा इस मासूम की तरह पाक रहेगी, नाज ने कहा। यहाँ कोई गुनाह नहीं होगा, कोई जुर्म नहीं होगा। यहाँ शराब नहीं आएगी और ना तुम यहाँ शराब और चर्स पी कर आओगे। नहीं, जेदे ने संजीदगी से जवाब दिया। मैंने कभी झूठा वादा नहीं किया। वही कहूंगा जो कर सकता हूँ। हाँ, ये वादा कर सकता हूँ कि मैं इस कमरे में नहीं आया करूंगा। ये मुझे मंजूर नहीं, और वो मुझे मंजूर नहीं, जेदे ने कहा। नाज चुप हो गई। उसने गोद में कलबलाते बच्चे को देखा, फिर जेदे को देखा। वो जाने किस तसव्वुर में खो चली थी कि जेदा उठ के चल पड़ा। कहाँ जा रहे हो? नाज ने पूछा। दूसरे कमरे में, जेदे ने जवाब दिया। नहीं, नाज ने कहा, यहीं सो, इसी कमरे में। जेदा लौट आया, दूसरे पलंग पर लेट गया और छत को घूरने लगा। इसके लिए जो कुछ जरूरत हो सुबह लड़के से मंगवा लेना, जेदे ने छत की तरफ देखते हुए कहा। दूध की बोतल वगैरह। नाज ने जब रूई जैसे मुलायम बच्चे को अपने सीने से लगाया तो उसके रगो रेशे में मुसर्रत की लहर दौड़ गई। वो बेखुद सी होने लगी। उसने बच्चे की बंद मुट्ठी को अपने होंठों से लगाया तो नाज के सीने में जैसे माँ की ममता बोल उठी हो। नन्हे, तेरी परवरिश वैसी नहीं होगी जैसी जेदे की हुई थी। जेदे ने नाज को और बच्चे को कनखियों से देखा और करवट बदल के सो गया। जेदा बंदर रोड पर बड़ी तेजी से चला जा रहा था। उसका ख्याल था कि नेपियर रोड से हजारिये की टैक्सी लेकर आगे जाएगा। सुबह सुबह उसे पैगाम मिला था कि एक साबिक सफीर ने बुलाया है, जो किसी मुल्क में पाकिस्तान का सफीर था और मुल्क के बदले हुए हालात को देखकर सिफारत से मुस्तफी हो गया था। बदलते हालात को सुधारने नहीं,
बल्कि उनसे फायदा उठाने के लिए। वारदातें धड़ाधड़ टूट रही थीं। सबसे ऊंची कुर्सी पर जम के बैठा एक शख्स मुल्क के तमाम सियासतदानों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उन चालों के बगैर उसकी कुर्सी डोलती थी। बसात पर उसी का कब्जा था। वो सियासतदानों से ही नहीं, 10 करोड़ इंसानों से खेल रहा था। जीत हर हाल में उसी की थी। 10 करोड़ जिंदा लाशों की सिसकियां ऊंचे ऐवानों तक ना पहुंच पाती थीं। अवाम उन बनती टूटती वजारतों को यूं देख रहे थे जैसे किसान प्यासे खेतों के किनारे खड़ा आसमान पर उड़ते बादलों को देख रहा हो, और बादल के हर नए टुकड़े को देखकर पुकार उठे, ये तो जरूर बरसेगा। कुछ बादल गरजते हुए आए और गरजते हुए चले गए। फिर भी लोग अखबारों की मोटी मोटी सुर्खियां और वादों से सजे हुए बयानात और तकरीरें पढ़कर अपने आप को फरेब दे ही लिया करते थे। दिन दहाड़े लुटे हुए घरों और बारिश के पानी में डूबती तैरती झुग्गियों को देखकर भी लोग उम्मीद को सीने से लगाए ही रहे। उम्मीद दम तोड़ने लगती थी तो वजारत टूट जाती थी, और एक और वजीर आजम नए वादे लिए वजारत उज़्मा की कुर्सी पर आ बैठता था। ये बददिली और खुद फरेबी के मारे हुए अवाम को गालिबन मालूम ही नहीं था कि मुल्की सियासत, मुआशरत और मुआशियात में वजीरों और वजीर आजमों का नहीं, जेदे और उसकी कुमाश के चंद और उस्तादों का अमल दखल है। जेदा बंदर रोड पर जा रहा था और फुटपाथ पर मुतहर्रिक हजूम को मालूम ही नहीं था कि कल सुबह जब वो अखबारों में किसी सियासी जलसे में किसी लीडर की तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी की खबरें पढ़ेंगे तो उसके पसे मंजर में इसी जेदे और इसके गिरोह का हाथ होगा। हजूम में किसी को मालूम नहीं था कि वो जो कारपोरेशन के आने वाले इंतखाबात का हंगामा सुन रहे हैं, वो इसी आम से लोफर इंसान के बलबूते पर लड़े जाएंगे, जिसे दिन की रोशनी नहीं, रात के अंधेरे पहचानते हैं, या पुलिस पहचानती है। और पुलिस ऐसे बहुत से जेदों को पहचानती है जो हर सियासी पार्टी में पर्दों के पीछे मौजूद हैं, और वो बगल में छुरी का काम देते हैं। और ये आम सा गुमनाम सा इंसान उस सफीर के बुलावे पर जा रहा था जो सियासत के अखाड़े में उतरने के लिए सफारत को लात मार आया था। जेदे की मदद के बगैर उसकी जीत मुमकिन नहीं थी। वो जेदे का पुराना गाहक था। उस उस्ताद जराइम पेशा ने पहले भी इस सियासतदान की हरीफ पार्टियों के जलसे जुलूसों में दंगा व फसाद बर्पा किया था, मुर्दाबाद के नारे लगवाए थे और कोई जलसा कामयाब नहीं होने दिया था। जेदे का गिरोह इन कामों में माहिर था और मुंह मांगे दाम लेता था। इस लिहाज से जेदा पाकिस्तान का कामयाब तरीन सियासतदान था। वो बंदर रोड पर बहुत तेज चला जा रहा था। बंदर रोड के फुटपाथ पर तेज कौन चलने देता है? वहां सिर्फ पैदल चलने वाले लोग ही नहीं होते। इस 2 गज चौड़े रास्ते पर हर किस्म की दुकानें सजी हुई होती हैं। कैबन्स, रेड़े, छाबड़ियां। दुकानों के आगे बड़े हुए तख्ते, बूट पालिश वाले, सफरी दंदान साज, हकीमों के मजमे, आइसक्रीम और शरबत बेचने वाले, गन्ने का रस निकालने वाले बेलने, जुर्मो जासूसी के नावल बेचने वालों ने नावल फैलाए हुए होते हैं, और कपड़ा फरोशों ने कपड़े के थान खोल कर राह में बिखेरे होते हैं। जरा आगे ज्योतिषियों और नजूमियों की कतार बैठी होती है। उन फुटपाथों पर खोए मलाई से लेकर खोई हुई जवानी तक सब कुछ मिल जाता है। सिर्फ एक चीज नापैद है, चलने का रास्ता। जेदा कपड़े के थानों और नावलों को फलांगता, धक्के देता और धक्के खाता अपना रास्ता बनाता जा रहा था कि उसका पांव फुटपाथ पर बिछे हुए कंबल में उलझ गया। उसने रुक कर नीचे देखा। एक ज्योतिषी ने कंबल फैलाकर उस पर अपना साजो सामान बिछा रखा था। सामने एक तख्ती थी जिस पर हाथ का खाका था और लिखा था, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। जरी ठहर जा सेठ, ज्योतिषी ने जेदे को रोकते हुए कहा। तेरे माथे पर एक लकीर है जो किसी माथे पर नहीं होती। तू बड़ा भाग्यवान है, बड़ा नेक है। जेदे को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, ये लोग किस कदर बेईमान और बुजदिल हैं कि लोगों को फरेब देकर पैसे बटोर लेते हैं। क्यों नहीं ये उठ के जेबें काटते और ताले तोड़ते। उसने कंबल में उलझा हुआ पांव निकाला तो देखा कि ज्योतिषी की पोथी के नीचे से 5 के नोट का कोना नजर आ रहा था। जेदा बैठ गया। ज्योतिषी ने पोथी उठाई तो नोट सामने कंबल पर पड़ा नजर आया। ज्योतिषी ने पोथी खोलकर जेदे से कहा कि 5 आने पोथी पर रख कर किसी खाने में उंगली रख दे। जेदे ने आगे झुककर एक हाथ उसके 5 के नोट पर और दूसरे हाथ की उंगली पोथी के एक खाने में रख दी। तेरी किस्मत है बड़ी तेज सेठ, ज्योतिषी ने कहा। 5 आने धर दे, तेरे को अंदर बाहर का हाल बता दें। जेदे ने उकताहट से कहा, फिर आऊंगा ज्योतिषी बाबा,
ابھی بہت جلدی میں ہوں۔ وہ اٹھا اور بندر روڈ کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ جوتشی پوتھی کمبل پر رکھنے لگا تو اسے 5 کے نوٹ کا خیال آیا، لیکن نوٹ غائب تھا۔ نوٹ اس سیٹ کے ساتھ چلا گیا تھا جسے اس نے کہا تھا کہ تو بڑا بھاگوان ہے، بڑا نیک ہے اور تیری قسمت بڑی تیز ہے۔ جیدہ جب بندر روڈ کے ٹرام جنکشن پر پہنچا تو علاقے کے کانسٹیبل نے اسے دیکھ لیا۔ وہ زور سے کھانسا تو جیدے نے اسے دیکھا۔ کانسٹیبل بھکاریوں کی مسکراہٹ مسکرایا۔ جیدے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب کے اندر ہی 5 کے نوٹ کو موڑ توڑ دیا اور کانسٹیبل کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دے کر آگے نکل گیا۔ کانسٹیبل کی مسکراہٹ اور زیادہ پھیل گئی اور اس نے کہا، جیو بھاگوان جیو،